गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल पढ़े थे हम लोग नशा कहानी में कि ईश्वरी और लेखक दोनों जो हैं छुट्टी के बाद ट्रेन से ईश्वरी के घर आ जाते हैं और स्टेशन से उतरने के बाद घोड़े आते हैं और घोड़ों के द्वारा वो लोग घर पे आ जाते हैं लोग। अब आगे देखिए, आगे जब घर पे पहुंचते हैं तो इस लेखक कह रहे हैं देखकर कि ईश्वरी का घर क्या था, किला था, इमाम बाड़े जैसा फाटक, उसके घर की प्रशंसा हो रही है। द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, यानी लेखक का परिचय कराया गया। और उसी अतिशयोक्ति के साथ उसने मेरी ऐसी प्रशंसा की कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी पलीत क्यों कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गद्धों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना ये तुमसे सीधे मुंह बोलते भी नहीं। थोड़ी देर के बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। वह बोला, कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद भी कभी हुआ हो, किसी ने मेरे पांव दबाए हो। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गद्दापन और बड़े आदमियों की विलासिता और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, और आज मैं रईस बनने का स्वांग कर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच आई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही है। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डरते थे, यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। कहार ने उसके पाँवों के साथ साथ मेरे पाँव भी धोए। अब आगे देखिए, मैंने सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी पर बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता था। अपने हाथ पाँव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल जुबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठे हो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े थे। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर के सोने का समय हो गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाता, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। यानी ईश्वरी के घर पहुंचकर लेखक का ये मान सम्मान, इज्जत हो रहा था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर तो ठहरा। लगभग 11:30 बजे महारा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के कामों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही न रही। अब याद आई तो भागा हुआ आया।
मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब कामचोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दियासलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया हुआ रखा था, मेरा मन उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैव योग्य से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ गए। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा देखता ही रह गया। मैंने उससे कहा, तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था। वह महात्मा गांधी का परम भक्त था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा सम्मान करता था, पर मुझसे कुछ पूछने में संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ जोड़कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यदि स्वराज्य हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान से कहा, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से अपनी जमीन दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनको जमीन छीननी ही पड़ेगी। जब लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं। सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अधिकार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अधिकार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। मैंने सुना कि उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। इस प्रकार ईश्वरी के घर में उन लोगों का छुट्टी समाप्त हो गया। अब आगे देखिए, छुट्टी इस तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना नाटक खूब सफाई से खेला और अपनी विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल रेलगाड़ी में बैठना था, पर रेलगाड़ी पूरी भरी हुई थी। सभी दुर्गा पूजा की छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने तक की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर थी। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। रेलगाड़ी में कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह से पूछताछ हो जाती है।
एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ता जा रहा था। उसे कहीं गठरी रखने की जगह न मिली थी, इसीलिए वह उसे पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर वह बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका गट्ठर बार बार मेरे मुंह पर लग रहा था। मेरे मुंह से उसकी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा पहले से कम थी, दूसरे उस आदमी का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दब रहा था। मैं कुछ देर तक तो शांत बैठा रहा, पर एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और उसके 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर उसके 2-3 तमाचे और लगा दिए। अब रेलगाड़ी में अनेक लोग मुझ पर चिल्लाने लगे, अगर इतने नाजुक मिजाज के हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठते? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर है किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप कभी बखान कर रहे थे। ईश्वरी ने मुझसे कहा, यार तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम हो रहा था। धन्यवाद।